आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना AB एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है। जिसको आवेशित करने से आवेश इसके पूरे लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस तरह तार पर रेखीय आवेश वितरण होता है। इस पर एक निर्देश बिंदु O लेते हैं। इस निर्देश बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के पहले हम यह ज्ञात करते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस पूरे आवेशित चालक AB को कई अल्पांश में विभाजित करते हैं, जिसमें निर्देश बिंदु O से समान लंबाई पर दो अल्पांश dl लेते हैं। इन अल्पांशों पर आवेश की मात्रा समान होती है, जिससे इन अल्पांशों पर आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, जबकि दिशा क्रमशः नीचे एवं ऊपर की ओर होती है। ऊपर स्थित अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान d। इसी प्रकार नीचे स्थित अल्पांश dl पर आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d होती है। क्योंकि दोनों अल्पांशों पर आवेश की मात्रा समान है, किंतु इन अल्पांशों पर आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के मान तो समान होंगे, जबकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न होती है। इस प्रकार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता d को दो घटकों में विभाजित करते हैं। इसके लिए इस रेखा OP को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिससे ऊपर व नीचे के क्षैतिज दिशा से बने कोण के मान अल्फा होते हैं और विद्युत क्षेत्र तीव्रता d को दो घटकों में विभाजित करते हैं, जिससे क्षैतिज घटक dE cos अल्फा एवं ऊर्ध्व घटक d sin अल्फा प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे की विद्युत क्षेत्र तीव्रता, नीचे की दिशा में कार्य करने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता d को भी दो घटकों में विभाजित करते हैं, तो दो घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें क्षैतिज घटक d cos अल्फा एवं ऊर्ध्व घटक d sin अल्फा प्राप्त होता है। यहाँ यह देखते हैं कि दोनों अल्पांशों पर समान आवेश होने से दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान तो समान होता है, जबकि दोनों अल्पांशों पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न होती है। इसी कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता d को दो घटकों में विभाजित करने से
डी कोस अल्फा एवं डी साइन अल्फा घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें डी साइन अल्फा घटक जो ऊर्ध घटक हैं ये परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। केवल क्षैतिज घटक ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार इस आवेशित चालक AB पर अन्य अल्पांश युग्मों के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D को दो घटकों में विभाजित करने से क्षैतिज घटक एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि आवेशित तार के कारण इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव आवेशित तार के लंबवत एवं बाहर की ओर होती है। इस तरह यह ज्ञात होता है कि किसी आवेशित तार के कारण इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव आवेशित तार के लंबवत एवं बाहर की ओर होती है। अब हम इस आवेशित तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए R त्रिज्या एवं L लंबाई के एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अर्थात गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इस आवेशित तार के कारण इसके समीप स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या तथा L लंबाई के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जिससे बिंदु P इस आवेशित इस गाउसी पृष्ठ के सतह पर स्थित हो। तार AB के आवेशित होने से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इस आवेशित तार के लंबवत एवं बाहर की ओर होती है। इसकी त्रिज्या R तथा लंबाई L लेते हैं। यदि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर पूरे आवेशित चालक का L भाग अंदर आता है, तो इस L भाग पे उपस्थित आवेश भी गाउसी पृष्ठ के अंदर होंगे। माना गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित L लंबाई के आवेशित तार पर आवेश की मात्रा Q है। यदि L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है, तो एकांत लंबाई पर आवेश की मात्रा Q/L होगी, जो रेखीय आवेश घनत्व होगी। इसलिए आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल Q/L या Q इज इक्वल टू लैम्डा L होता है। इससे क्या होता है कि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, जिसके कारण इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के सतह से विद्युत फ्लक्स निर्गत होता है। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान I इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल E डॉट
ds होता है। किंतु यहां हमें देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेशित तार के लंबवत एवं बाहर की तरफ होती है। इससे यह पता चलता है कि इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के ऊपरी एवं निचली सतहों से विद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। विद्युत फ्लक्स केवल इस वक्री पृष्ठ से ही पास होता है। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें S1 व S2 दो वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त होते हैं, जबकि S3 एक वक्राकार पृष्ठ प्राप्त होता है। इस तरह संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, अर्थात phi क्लोज इंटीग्रल S1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रल S2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रल S3 E डॉट ds होता है। यहाँ यह देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र दिशा आवेशित तार के लंबवत है। अतः S1 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस पर एक अल्पांश ds लेते हैं, जिसकी दिशा इस पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर होती है, किंतु विद्युत क्षेत्र दिशा क्षैतिज दिशा में होती है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल ds के बीच बने कोण का मान अर्थात थीटा 90 होता है। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस पर एक अल्पांश ds लेते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत उत्तर नीचे की ओर होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र दिशा क्षैतिज दिशा में होगी। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल ds के बीच बने कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस तरह संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। phi इंटीग्रल S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रल S2 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रल S3 E ds cos थीटा, जहां इंटीग्रल S1 E ds E डॉट ds S1 पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान होगा, इंटीग्रल S2 E डॉट ds S2 पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान होगा, इंटीग्रल S3 E डॉट ds इस वक्री पृष्ठ S3 से निर्गत फ्लक्स का मान होता है। यहाँ देखते हैं कि S1 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व ds परस्पर अभिलंबवत है, इसलिए थीटा का मान 90 होगा। तो cos 90 इक्वल टू 0 तथा इसी प्रकार यह भी देखते हैं कि S2 पृष्ठ पर E और ds परस्पर अभिलंबवत हैं, तो यहाँ भी E और ds के अभिलंबवत होने से थीटा का मान 90 होगा, जिससे cos 90 का मान 0 होगा। किंतु S3 पृष्ठ पर अगर कोई अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं तो इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है और विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसी के समानांतर होती है। इससे ज्ञात होता है कि S3 पृष्ठ पर कोई अल्पांश कहीं भी ले तो उस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल दोनों परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए थीटा का मान 0 होता है। तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा। ये मान इस ऊपर के समीकरण रखने से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान phi इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रल S3 E ds प्राप्त होता है,
जहां S3 पृष्ठ से केवल विद्युत फ्लक्स पास होता है, जबकि S1 S2 से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान phi इक्वल टू इंटीग्रल S3 E ds होता है। यहां हम यह देखते हैं कि इस वक्रीय पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं, तो इस वक्रीय पृष्ठ पर लिए गए सभी अल्पांशों की इस आवेशित तार से दूरी समान होने से सभी अल्पांशों पर विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा, जिससे विद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है। अतः इस समाकलन से विद्युत क्षेत्र E को गुणांक रूप में बाहर लेते हैं। इस तरह संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान I इक्वल टू इंटीग्रल S3 E इंटीग्रल I इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल S3 ds प्राप्त होता है, जहां इंटीग्रल S3 ds यह S3 पृष्ठ अर्थात वक्रीय पृष्ठ पर उपस्थित सभी अल्पांशों का योग है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इंटीग्रल S3 ds इक्वल टू 2 पाई RL, क्योंकि हमें जानते हैं कि किसी बेलनाकार पृष्ठ का वक्रीय क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है। इसलिए phi इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL होगा। इसे समीकरण 2 लेते हैं। अब गाउस के नियम से, इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान phi इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां समीकरण 1 से Q का मान रखते हैं तो phi इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, जो समीकरण 3 होता है। समीकरण 2 विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान है, जबकि समीकरण 3 गाउस के नियम से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान है। समीकरण 2 और 3 को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इनके बाएं पक्ष का मान समान है, तो दाएं पक्ष का मान भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से दाएं पक्ष को बराबर करने से E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ L से L कैंसिल होता है, तो E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R प्राप्त होता है। यह समीकरण 4 है। समीकरण 4 आवेशित तार के कारण इसके समीप R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को दर्शाता है, और यह समीकरण दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेशित तार से दूरी बढ़ने पर घटती है, अर्थात E प्रोपोर्शनल बाई R स्क्वायर। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी में ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। दूरी को x अक्ष पर और तीव्रता को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ E प्रोपोर्शनल 1 बाई R। सुविधा के अनुसार गणना के लिए इस समीकरण 4 में अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R प्राप्त होता है, जो कि आवेशित तार के कारण R दूरी को विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान है। नीचे वाला नहीं आया क्या?